मैथमेटिक्स पास पेपर है फेडरल बोर्ड 2019 का। फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। पहली बात, इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन है। ये कैसे है ये फाइंड करने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस तरीके के मुताबिक वो बेसिकली एक शॉर्टकट ट्रिक है। लेकिन उससे पहले जो है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 395 के ऊपर जो टेबल है वो सारा टेबल आपको जुबानी याद होना चाहिए और उस टेबल के ऊपर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। दूसरी बात, टेबल वो काफ़ी लेंथी हो जाता है याद करने के लिए, तो उसकी एक ट्रिक होती है याद करने की जिससे इजीली वो आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आप लेक्चर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 और 14 के जो लेक्चर्स हैं इस चैनल के ऊपर। तो फिलहाल इस एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने रेंज मालूम करनी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स की। तो हम इसको लिखते हैं रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू डोमेन ऑफ साइन एक्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब साइन एक्स की इन्वर्सेस का जिक्र है तो प्रिंसिपल डोमेन की बात होगी। साइन की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। और ये एंड पॉइंट्स -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम इसकी जो है साइन की डोमेन को y के साथ रिप्रेजेंट करें हम, तो ये क्या बनती है? ये बनती है आपके पास y lies between π/2 टू -π/2। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं और इन एंड पॉइंट्स के दरमियान में आने वाले तमाम नंबर्स भी इंक्लूड हैं। सेकेंड एमसीक्यू है व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इन आर। रिमेंबर, रिकॉल के जनरल सोल्यूशन का जिक्र है। तो आप देखो ये जो साइन है इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। अब आप मुझे बताओ कि साइन जो है वो कौन साइन इनवर्स यानी साइन फंक्शन जो है वो कौन कौन से एंगल्स के ऊपर 0 होता है। साइन जो होता है वो पाई के ऊपर 0 होता है और पाई के टेबल में आने वाले तमाम नंबर्स यानी ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर वो 0 होता है। तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। ये टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ प्लस माइनस नहीं आता, लेकिन इस लेवल पे इतना मैटर नहीं करता। नंबर 3, अंडर व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस द सेट इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि कोई सेट क्लोज है या नहीं है। इसको पता लगाने के लिए इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर इसके अंदर से कोई से दो अपनी पसंद के नंबर्स उठाएं, उनको फॉर एग्जांपल अभी हम ये चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट क्लोज है या नहीं। इसका कंसेप्ट ये होगा मल्टीप्लिकेशन में कि कोई से अपनी पसंद के दो नंबर्स अगर लिए जाएं तो क्या उनको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है क्या वो रिजल्ट भी इसी सेट से बिलोंग करता है। अगर रिजल्ट भी इसी सेट से बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे ये क्लोज है। अगर रिजल्ट इस सेट से बिलोंग ना किया तो हम कहेंगे ये क्लोज नहीं है। तो इसके लिए बेटर इज दैट कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप इसके लिए टेबल बनाओ। ऑप्शन ए में मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, -1 0 1 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, -1 क्रॉस -1 +1 होगा, -1 क्रॉस 0 0 होगा, -1 क्रॉस 1 -1 होगा। इस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और इस सेंटर वाली रो को भी हम फिल कर देते हैं। अब आप देखो जरा ये जो पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या इस पोर्शन में एक भी ऐसा नंबर आया जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं था? नो, इसके पास तीन ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, -1 1 और 0 0, और वो तीनों इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्लोज हुआ। अब हम चेक करते हैं डिवीजन के लिहाज से ये क्लोज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जब 1 डिवाइडेड बाई 0 करते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, मैथ एरर आ जाता है। एडिशन के लिहाज से भी क्लोज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 को 1 में ऐड करो तो आंसर आता है 2 विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी ये क्लोज नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर -1 को ऐड करो इटसेल्फ -1 में तो आंसर आएगा -2 विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्वल टू दिस। देखो जरा ये प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं जरा इसको आसान लैंग्वेज में करके लिख के दिखाता हूँ और आपने इसको इंटरप्रिट करना है, ठीक है।
आसान इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होगी कि वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो आंसर 2 आ जाए। यहाँ पे आपने गेस करना है कि वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर लें आंसर 2 आ जाए। आई रिपीट, वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर लेने से आंसर 2 आता है। आपने ये गेस करना है, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है दैट इज स्क्वायर रूट 2 के जिसका स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर 2 आता है। अब ये एक ही पॉसिबिलिटी है और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। पता चला कि कोई भी दुनिया में ऐसा रैशनल नंबर नहीं होता जो जिसका स्क्वायर लेने से आंसर 2 आ जाए। तो दिस सेट इज एम्प्टी सेट बेसिकली, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। देयरफॉर आंसर इज अल्फा ऑप्शन। Which of the following binary relations from A to B is a function? आपने बताना है कि कौन सा बाइनरी रिलेशन जो है R सेट A से, कौन सा बाइनरी रिलेशन R सेट A से सेट B की जानिब एक फंक्शन होगा। वो बाइनरी रिलेशन जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन कहलाता है। नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, उस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन होगी वो पहले वाले सेट A के इक्वल आए जहां से एरो स्टार्ट हो रहे हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है उसके अंदर, उसकी डोमेन के अंदर किसी किस्म के रेपिटेशन ना हो। नो रेपिटेशन इन द डोमेन इज अलाउड। तो अब आप देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज किस में सेटिस्फाई होती हैं। हम जरा डेल्टा ऑप्शन को पहले मैं ट्राई करता हूं। आप देखो इसकी डोमेन क्या है, 1 2 एंड 3। डोमेन नोट करो और चेक करो क्या वो सेट ए के इक्वल आ रही है। यस, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेट ए, क्योंकि ये सेट ए गिवन है। उसके बाद क्या डोमेन में ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, क्या 1 आगे दोबारा कभी डोमेन में आया? नो। क्या 2 और 3 वो भी डोमेन में रिपीट हो रहे हैं? आपको नजर आ रहा है डोमेन में जो भी नंबर आया वो एक दफा आया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके कंसेप्ट के लिए मैं किसी और ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए इनकरेक्ट क्यों है, आप देखो 1 2 एंड 2 इसकी डोमेन बनती है 1 2, दैट इज नॉट इक्वल टू सेट ए। सेट ए के इक्वल ना होने की वजह से ये जो है आपके पास फंक्शन नहीं बनाएगा। इसी तरह चार्ली ऑप्शन में डोमेन इस जगह पे रिपीट हो गई, तो डोमेन के अंदर रेपिटेशन आने की वजह से चार्ली ऑप्शन जो है वो फंक्शन नहीं बनाएगा। इसी तरह बीटा भी आप देख सकते हो। Let A and B be the square matrices of the same order, then which of the following is true about A and B? इस MCQ में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके दो राइट ऑप्शंस बनते हैं, बीटा और डेल्टा। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, लेकिन सॉरी बोथ बी एंड डी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। सो मेरे हिसाब से जो है ये MCQ इनकरेक्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी इन जनरल इक्वल नहीं होते, ऑर्डर सेम होने से डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होता, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। और प्लस और माइनस के लिए भी डिटर्मिनेंट का लॉ वैलिड नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेशन में ये दुरुस्त है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये दुरुस्त है। और आपने ये दुरुस्त क्यों है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज आर सेम। अब देखो ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, ये भी ए है, ए बी है और ये भी ए बी है, लेकिन यहाँ सिर्फ ए बी है और यहाँ ए बी का होल ट्रांसपोज है। तो मैट्रिक्स हो या उसका ट्रांसपोज हो, इक्वल इक्वल डिटर्मिनेंट रखते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने अपने कुछ जो है कोलीग्स के साथ भी इसको डिस्कस किया है। तो मेरे हिसाब से बीटा और डेल्टा ऑप्शन दोनों करेक्ट है। अगर आपको जो भी कोई ये लेक्चर देख रहा है, सुन रहा है, अगर आपके माइंड में कोई और डिफरेंट लॉजिक आती है तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट्स। इफ टू रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन आर 0 एंड आयोटा देन क्यूबिक इक्वेशन इज। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट रूट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड रूट को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए, बट हमें 2 गिवन है। आप याद रखिएगा क्यूबिक इक्वेशन का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स हो जो कि आयोटा है, तो दूसरा रूट जो होता है वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो पहला रूट रियल है 0, दूसरा आयोटा है कॉम्प्लेक्स है, तो तीसरा इसका आयोटा का कॉन्जुगेट होगा यानी माइनस आयोटा। अब आप याद रखिएगा जब रूट्स गिवन हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनती है क्यूबिक इक्वेशन की, उसको बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है x³ माइनस
S1 into x square plus S2 into x माइनस S3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे S1, S2 और S3 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, पुट करनी है और आंसर पता चल जाएगा। तो अब यहाँ जरा समझने वाला पॉइंट ये है कि S1 बराबर होता है तीनों के सम के, तीनों रूट्स को प्लस किया जाए तो रिजल्टिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड S1। अब आप देख रहे हो 0 प्लस 1 माइनस आयोटा का आंसर 0 आ जाएगा। S2 का मतलब होता है इन तीनों प्रोडक्ट्स का सम, यानी अल्फा बीटा, बीटा गैमा एंड गैमा अल्फा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद S3 का मतलब होता है तीनों की प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा डॉट गैमा, तो मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि फर्स्ट 0 है इसका आंसर भी 0 आएगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल देते हैं। S1 की जगह 0 x स्क्वायर हो जाएगा, S2 की जगह 1 आ जाएगा और S3 की जगह 0। इसको देखो तो ये बनेगा x क्यूब, ये टर्म 0 होके खत्म हो जाएगी, ये भी 0 होके खत्म, तो प्लस x इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट कुड बी द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को, पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए जो हमने रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म पढ़ी थी उसमें लाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ी सी। आप जानते हो x क्यूब माइनस 8 को लिखा जा सकता है x क्यूब माइनस 2 क्यूब। इसके ऊपर फॉर्मूला हम लगा देते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फर्दर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 4 ओवर, ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर और आगे वाली ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक टर्म्स रखते हैं। उसकी कैसे होती है पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले a डिवाइडेड बाई x माइनस 2, चूंकि x माइनस 2 लीनियर है, रिपीट होने की वजह से x माइनस 2 होल स्क्वायर भी आएगा, और अब चूंकि ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, यानी cx प्लस d डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये ऑप्शन आपके पास बन रहा है आई गेस सो, सॉरी बीटा ऑप्शन नहीं बन रहा, ये आपके पास चार्ली ऑप्शन बन रहा है, देयरफॉर चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। चैप्टर 6 का एमसीक्यू है, सीक्वेंस की बात हो रही है तो पहले हमें टाइप ऑफ द सीक्वेंस पता होनी चाहिए, तो हमें टाइप ऑफ दिस सीक्वेंस डिसाइड करनी पड़ेगी। टाइप डिसाइड करने के लिए शुरू की 3-4 टर्म्स हमारे सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम n को 1 लगा के देखते हैं। n जब 1 लगाओगे तो 4 1 जार 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। n जब आप 2 लगाओगे तो 4 2 जार 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, सेकंड टर्म 9 आ जाएगी। n जब आप 3 लगाओगे तो a3 आपके पास 3 4 जार 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप देखो तो इनका डिफरेंस एक जैसा है, ठीक है, मतलब 9 माइनस 4 इज 9 minus 5 is 4. Similarly, 13 minus 9 is also 4. तो जब डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस हो, तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप देखो n बाई 2 n टर्म्स का सम निकालना है, सो n की कोई वैल्यू पुट नहीं होगी, 2 टाइम्स a1 क्या है 5 हमने निकाला, 2 क्रॉस 5 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू 4 है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय d। इसकी सिंप्लीफिकेशन होनी है, 5 2 जार 10, इस 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू n 4n, और फिर 4 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4। यहां से देख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स क्या बन रहा है, n बाई 2, ये लिखा 4n, उसके बाद 10 माइनस 4 इज 6। इस 2 को अंदर डिवाइड करोगे जब आप तो ये आएगा 2n और माइनस 3। ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये I'm sorry प्लस 6 होना था, 10 minus 4 is positive 6, so n into 2n plus 3, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती मैथमेटिक्स में, इस क्वेश्चन की नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। नंबर 10, व्हाट इज सम ऑफ द सीरीज।
सेम चैप्टर 6 का एमसीक्यू है, ये सीरीज की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें टाइप का पता होना चाहिए कौन सी सीरीज है। तो आप देखो इस सीरीज में a1 है इक्वल टू 1, a2 है इक्वल टू 3, a3 है इक्वल टू 1/9। अब हम क्या करते हैं, जरा दोनों दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं। a2 डिवाइडेड बाई a1 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/3। इसी तरह a3 डिवाइडेड बाई a2 करोगे तो भी आंसर 1/3 आएगा। मतलब कोई सी दो टर्म्स की कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो ली जाए तो वो इक्वल रेशो आ रही है, कॉमन रेशो आ रही है। तो जब भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो कॉमन हो तो ऐसी सीरीज जो होती है वो जियोमेट्रिक सीरीज होती है। और ये देखो डॉट्स से पता चला कि ये अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रही है। तो इन्फिनिट सम निकालना है। तो इन्फिनिट सम का ये फॉर्मूला होता है, इन्फिनिट सम ऑफ अ जियोमेट्रिक सीरीज इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, a1 इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस क्या बताया मैंने 1/3। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, यू विल गेट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 अब ऊपर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3 और नीचे 3 माइनस 2 होते 3 माइनस 1 होते हैं 2। So correct option is beta option. If a fair die is rolled, then what is the probability that the top is a prime number? अब देखो जरा यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। सैंपल स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब भी एक फेयर डाई को रोल किया जाता है तो कौन कौन से नंबर आने के चांसेस होते हैं, ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 4 5 6। तो टोटल चॉइसेस बनी 6। अब उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टॉप इज अ प्राइम नंबर। तो हम सपोज कर देते हैं लेट ए बी द इवेंट व्हेन द नंबर शोन ऑन द टॉप इज प्राइम नंबर। तो अब देखते हैं जरा हमारी इस इवेंट के अंदर कितने पॉसिबिलिटीज हैं। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 6 तक कौन कौन सा नंबर प्राइम है, 2 नंबर प्राइम है, 3 और 5, क्योंकि इनके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो ये 1/2 यानी 0.5 आ जाए। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी रेज दिस। इस सवाल में पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज वैलिड। ये बाइनोमियल सीरीज की बात हो रही है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ये अगर बाइनोमियल सीरीज है यानी यहाँ पे n अगर नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शन में है या दोनों है, या नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो फिर ये सीरीज तब वैलिड होती है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे जो भी सेकंड टर्म होगी उसको अगर x के साथ रिप्रेजेंट करें तो सेकंड टर्म x का मॉड वैल्यू लेस होगी 1 से, तब ये वैलिड होगी, तब ये कन्वर्ज करेगी, मतलब इसका फाइनाइट आंसर आएगा। अगर ये जो सेकंड टर्म x है उसका मॉड 1 के इक्वल हुआ या 1 से ग्रेटर हुआ तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, उसका फाइनाइट आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा जो कि इनवैलिड होगा। तो ये इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब आपने इसकी सेकंड टर्म बनानी है, मतलब इस जगह पे 1 लेके आना है। तो आप देखो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर से कोई नंबर कॉमन आता है उसकी पावर भी साथ आती है, इस 2 की जगह 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे। हम कॉमन बनाना चाहते हैं, 2 कॉमन निकालना चाहते हैं, लेकिन इस x के पास ऊपर 2 नहीं है तो आप खुद से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। अब ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे बाय, और नीचे 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो अब जो है आपको मैंने बता दिया था कि ये जो सेकंड टर्म होती है विद साइन, इसकी मॉड वैल्यू, सेकंड टर्म की मॉड वैल्यू वैलिडिटी के लिए हम कहते हैं लेस देन 1 होनी चाहिए। तो मॉड को अलहदा करो, ऊपर का मॉड अलहदा, नीचे का मॉड अलहदा। x का मॉड हो जाएगा पॉजिटिव x या ऐसे मॉड x लेस देन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मौजूद है आपके पास चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक ये है कि देखो
स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर 2 पॉइंट्स हों तो उनको ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन बिटवीन द 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर प्लेन के अंदर 5 पॉइंट्स हों डिफरेंट जगहों पर तो कितनी लाइंस बन सकती हैं। याद रखना, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर आपके पास n पॉइंट्स हों, अगर आपके पास n पॉइंट्स हों तो n पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दीज n पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला होता है nc2। n टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, और 2 क्यों आया, क्योंकि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है। 2 पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं एक लाइन को बनाने के लिए। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, n आपको गिवन है इक्वल टू 5, तो ये इसका आंसर होगा 5c2। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यहाँ पे मेंशन कर दूं, मैं रिकॉल करवा दूं। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 10। कैलकुलेटर से भी हो जाता है ये, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच टर्म इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। सबसे पहले मैं आपको इसका रूल और इसका फॉर्मूला बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर ये चीज हो आपके पास, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर ऊपर अगर इवन आ जाए, अगर ऊपर इवन आ जाए तो वो टर्म जो आपके पास n/2 प्लस 1th पोजीशन पे होती है वो टर्म मिड टर्म होती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है पावर से। तो यानी अगर मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, ये इवन पावर है 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपके पास इस क्वेश्चन में, फिर टोटल 5 होंगी। तो आपके पास एक मिडिल टर्म आपके पास आएगी। ठीक है, यानी मिडिल टर्म विल बी यूनिक सिंगल। तो यहाँ पे आपने ये बेसिकली फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है, कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। एक समझने वाला पॉइंट है कि सर यहाँ से कैसे पता चला ये इवन है, कोई नंबर लिखा हो 2 4 6 तो पता चल जाता है ये इवन है, बट 2n कैसे इवन है। याद रखना, इवन नंबर की नोटेशन होती है 2n, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो जाता है इजीली, और ऑड नंबर की नोटेशन होती है 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 भी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है L इज इक्वल टू आर थीटा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यहां से इस क्वेश्चन में आपने जो है थीटा निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है L/R, जबकि L और R की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, वो गिवन है एक जैसी है। L की वैल्यू 12 गिवन है, R की 6 गिवन है, डिवाइड करोगे 2 रेडियन विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज ट्रू। ये आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 329 है उसके ऊपर एंड पर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के नाम से। ये आपने याद करने हैं, तो आपको पता चलेगा डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। साइन कॉस का जो भी ट्रिपल एंगल फॉर्मूला होता है, पहली बात किसी में भी पॉजिटिव साइन नहीं आता, सब में नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव गिवन है तो ये कॉमन सेंस की अगर आप यूज करें फॉर्मूले, अगर आपने समझ के पढ़े हुए हैं, तो ये जो मैंने ट्रिक बताई कि किसी में नेगेटिव साइन नहीं आता, आप डिसाइड कर रहे हो भाई 3 में पॉजिटिव आ रहे हैं, एक में नेगेटिव नहीं है। और सर ने बताया था कि जब साइन के या कॉस के ट्रिपल एंगल फॉर्मूले होते हैं तो किसी में भी पॉजिटिव साइन नहीं आता, इनमें आ रहे हैं तो ये गलत है। ये जब तीनों गलत है तो कंफर्म बात है डेल्टा ऑप्शन विल बी ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू cos 3π/2। ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला है। अलाइड एंगल का टॉपिक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, वरना चैप्टर 10 और उससे आगे वाले कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा जहां पे जितना पॉसिबल एक्सप्लेन हो सकता है मैं आपको कर देता हूँ। देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई π/2 माइनस एक्स। ये π/2 है यानी 90 का एंगल है। जब भी आपके पास यहाँ 90 हो और पीछे ऑड नंबर हो 3, 90 के साथ ऑड मल्टीपल हो, ऑड नंबर हो 3, याद रखिएगा ये जो कॉस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इसी तरह सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगा कोसीकेंट में, या कोसीकेंट सीकेंट में, और कॉट टैन में, या टैन वापस कॉट में, या साइन कॉस में और कॉस साइन में। ये पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, आपने इस 90 वाले पोर्शन को इग्नोर करना है, बाकी जो बच जाएगा x वो यहाँ पे लिखना है, और आखिर में आपने जो है साइन डिसाइड करना है कि ये कौन सा साइन बन रहा है, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 270 माइनस एक्स,
ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। थर्ड में ये जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है कॉस वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ आप नेगेटिव लगा दो, फिर फाइनल आंसर विल बी डेल्टा ऑप्शन। यहाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं अलाइड एंगल के टॉपिक में। वो सारी डिटेल्स जो हैं इस एक एमसीक्यू में मेरे लिए कवर करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो बेटर है कि इसका रेलेवेंट जो लेक्चर है इस चैनल के ऊपर वो आप देखें और उसका कंसेप्ट क्लियर करें। व्हाट इज प्राइमरी पीरियड ऑफ 1/2 साइन एक्स? आप लोगों ने याद किया होगा साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसके एंगल में 2 पाई आप ऐड कर दो। लिखो एडिंग द पीरियड 2 पाई इनटू द गिवन एंगल। फिर पीरियड प्राइमरी पीरियड निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट को 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा x प्लस पाई। जब x का कोएफिशिएंट 1 बन जाता है तो x के साथ ये जो नंबर ऐड हुआ हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी पीरियड। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। In a right triangle ABC, if length of two non-perpendicular sides are 5 and 3, then what will be the length of the third side? ये एक इंपॉर्टेंट और अच्छा एमसीक्यू है। राइट ट्राइंगल बनाओ, इसमें कि 90 के सामने आप जानते हो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, और बाकी किसी एक साइड को आप बेस कह सकते हो और किसी आप एक साइड को परपेंडिकुलर कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये मेरा रेफरेंस एंगल थीटा है, तो इस रेफरेंस एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है ये वाली, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो थर्ड साइड बच जाती है उसको बेस कहते हैं। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि वर्टिकल साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी और हॉरिजॉन्टल को बेस कहा जाएगा। नो, मैंने आपको बताया कि अगर ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये रूल आपने याद रखना है। फर्ज करो मैं आपको चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं ये रेफरेंस एंगल नहीं है, ये रेफरेंस एंगल है, अब सब कुछ बदल जाएगा। अब ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। बहरहाल हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स रहती है, वो हमेशा 90 के ऑपोजिट होता है। अब यहां जरा गौर करो, लिखा हुआ है टू नॉन परपेंडिकुलर साइड्स आर 5 एंड 3। ये दोनों तो हमेशा परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि दो में से एक परपेंडिकुलर साइड लेनी है और एक हाइपोटेन्यूज होगा। फिर तो 5 और 3 में से बड़ी साइड कौन सी है? 5, उसको हाइपोटेन्यूज मानना पड़ेगा। बाकी अब आपकी मर्जी है, अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो आपकी मर्जी है, परपेंडिकुलर को इक्वल टू 3 ले लो या बेस को इक्वल टू 3 ले लो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आना है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को इक्वल टू 3 ले लेते हैं और बेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी ट्रिकी है स्टूडेंट्स के लिए, सो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। ये अगर राइट ट्राइंगल है तो इसमें ये दोनों साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर साइड्स। उसने बोला है नॉन परपेंडिकुलर साइड्स ही हैं, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक साइड आएगी और फिर हाइपोटेन्यूज आएगा। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा और बाकी आप इसको 3 कह दो तो ये भी अननोन हो सकता है। वैल्यूज डाल दो, x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। हमने कहा b स्क्वायर अननोन है, p की जगह आप डाल दो 3 का स्क्वायर 9। तो सॉल्व करोगे तो ये इधर जाके माइनस करोगे, 25 minus 9 is 16। After taking square root, b will be 4। Alpha option is the correct option. Last MCQ is r is circumradius of a triangle ABC, then r is equal to, ये चैप्टर नंबर 13 का फॉर्मूला है सर्कम रेडियस का, इसका फॉर्मूला होता है r is equal to ABC over 4 डेल्टा। सर्कम रेडियस क्या होता है ये बात आपने याद रखनी है। ये जो सर्कम सर्कल होता है, जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस को मिलाता है, जिसके अंदर एक ट्राइंगल क्लोज हो जाती है, उस सर्कम सर्कल का ये जो रेडियस होता है, दिस रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। तो यहां तक कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं।